चर्चा लगातार इस बात को है कि दरअसल बनारस से अगर नरेंद्र मोदी चुनाव मैदान में उतरते हैं तो उत्तर प्रदेश की सियासी गणित में क्या फेरबदल हो सकता है, या तमाम राजनीतिक दल मोदी को ही मुद्दा मानेंगे, या उत्तर प्रदेश और उसके जरिए देश की जो बात हो रही है वो मुद्दा होगा। लेकिन इन सब के बीच एक आम आदमी पार्टी का सवाल है। कानपुर रैली में 3 नेताओं ने मंच से कहा था, कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, कि चुनाव बनारस से अगर नरेंद्र मोदी लड़ते हैं तो अरविंद केजरीवाल को लड़ना चाहिए। संजय सिंह इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय सिंह जी, ऐलान तो अभी नहीं हुआ है लेकिन आज हो जाएगा और संकेत बहुत साफ हैं, बनारस से ही चुनाव लड़ेंगे नरेंद्र मोदी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल उतरेंगे खिलाफ में? जी निश्चित रूप से, क्योंकि कानपुर की रैली में हम सारे लोगों ने उनके सामने प्रस्ताव रखा था। उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता भी चाहते हैं, बनारस के भी कार्यकर्ता चाहते हैं। आज मैं अमेठी में हूं, जहां पे कुमार विश्वास के ऊपर कल हमला हुआ है, कार्यकर्ताओं पे यहाँ हमला हुआ है। यहाँ भी आज कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर बनारस से नरेंद्र मोदी का नाम आता है तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी को उनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। तो लगभग एक मत एक राय है कि अरविंद केजरीवाल जी को बनारस से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। मोदी गुजरात से की सीट पर भी लड़ना चाहते हैं, वहां से भी आम आदमी पार्टी केजरीवाल को उतारेगी? मुझे लगता है कि ये तो अपने जीत के प्रति जो आदमी भयभीत होता है, डरा हुआ होता है, वो 2 जगह से चुनाव लड़ता है। तो अगर नरेंद्र मोदी जी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि वो अपने जीत के प्रति आश्वस्त नहीं है। उनके मन में कहीं ना कहीं डर और भय है कि वो कहीं एक जगह से चुनाव हार भी सकते हैं, इसलिए वो 2 जगह से चुनाव लड़ने की बात सोच रहे हैं। चलिए संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव जी, अब हम आपसे जानना चाहते हैं, सवाल उठ रहा था कि नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं, उसके साथ एक सवाल और था, दंगे गुजरात में भी, दंगे यूपी में भी, अंतर सिर्फ इतना कि एक जगह अफसोस और माफी, दूसरी जगह कुछ भी नहीं, क्रिया की प्रतिक्रिया। यही अंतर है और भी कोई अंतर है नेताओं में? यही नहीं प्रसून जी, बहुत सी अंतर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुजफ्फरनगर दंगों में और गोधरा राइट में एक समानता जरूर है कि दोनों जगह अगर दंगे कराए तो वो भाजपा ने कराए। एक राजनीतिक पार्टी को ऐसे कार्य शोभा नहीं देते। और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने जो वहां पे पीड़ित लोग थे और उनके कैंप लगे हुए थे, उनके बारे में उनके शब्द थे, 9 सितंबर 2002 को उन्होंने कहा कि ये जो बच्चे प्रोड्यूस करने के सेंटर हैं इनको क्या बंद करें या ना करें। ये उनकी सोच थी पीड़ित लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज तक का सबसे बड़ा जो रिलीफ और रिहैबिलिटेशन पैकेज है वो वहां के पीड़ित लोगों को दिया। हमारे मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी ली दंगों की और अफसोस जताया। नरेंद्र मोदी आज 12 साल हो गए हैं लेकिन उन्होंने चुप्पी साध रखी है। जगह जगह भाषण देते हैं लेकिन इस पे आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई अफसोस नहीं जताया, माफी नहीं मांगी। हम गौरव जी ये देखिए मसला। अब नहीं गौरव जी, एक चीज मुझे अपनी बात रख लेने दीजिए। नहीं गौरव जी, देखिए चुनावी मोड में देश आ गया है, हमको लगता है ये सारी चीज मैनिफेस्टो में आप लिखिएगा, लेकिन बड़ा हम एक शार्प सवाल पूछ रहे हैं। चूंकि मैनिफेस्टो में नहीं, सुधांशु जी ने कुछ बातें कही, मैं उसका सिर्फ जवाब हमारा सवाल भी उसमें जोड़िए ना। हम तो दूसरी चीज भी जानना चाह रहे हैं, चूंकि बनारस को हमने केंद्र में रखा है। बनारस में 30% से ज्यादा मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए 73 सीटें ऐसी हैं जहां पर 30% से ज्यादा मुस्लिम हैं। हम जरा एक चीज समझना चाहते हैं कि मुलायम सिंह को 35 सीटों पर जीत मिली थी उन 73 में से, और दूसरे नंबर पर बीएसपी या कांग्रेस नहीं थी, दूसरे नंबर पर बीजेपी थी। 17 सीटों पर जीत मिली थी, 20% वोट मिले थे। क्या यह माना जाए कि वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है इन जगहों पर जैसे ही बीजेपी और मुलायम सिंह आमने सामने खड़े होते हैं? भाजपा हमेशा से चाहती है कि चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो जो कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित है लेकिन उसका वो सम्मान नहीं करती, चाहे दंगों की बात हो, ये भाजपा की अपनी सोच है और इसीलिए वो चाहती है कि माहौल खराब हो और सौहार्द ना बना रहे। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, यह सही बात है कि अल्पसंख्यकों की लड़ाई अगर किसी पार्टी ने लड़ी है तो वो समाजवादी पार्टी ने लड़ी है। लेकिन 2012 के चुनाव में हर किसी वर्ग ने, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे छात्र हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, उन्होंने समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बनाई।
और इसलिए यह हमारा दायित्व है कि हम सबको एक समान आगे बढ़ने का अवसर दें, और वही समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2 साल में किया है। हमें दंगे नहीं चाहिए, हमें सौहार्द चाहिए, और इसीलिए मैं अपील भी करता हूं भाजपा के सभी नेताओं से कि वो चुनावी जो अपना अभियान चलाएं, उसमें ये जरूर कोशिश करें कि सीटें जीतने के लिए वो दंगों का या फिर बाबरी मस्जिद का या इस तरह के जो इशू है इन सब को उठा के और जो है आपस में सौहार्द ना बिगाड़े। भीम अफजल साहब, हम आ रहे हैं, 1 मिनट भदौरिया साहब आपके पास आ रहे हैं, लेकिन भीम अफजल साहब एक बात निकलकर बहुत साफ तौर पर आ रही है। प्रश्न जी, ये ठीक नहीं है। आप इल्जाम पे इल्जाम हम पे लगवाते हैं। जनाब, हम जोड़ ले रहे हैं उसको जरा सा। हम एक चीज जानना चाह रहे हैं भीम अफजल साहब, हमने 2 चीज देख ली। यूपी में सरकार समाजवादी पार्टी की है, लेकिन वो दंगे बीजेपी चाहे तो करा सकती है। इसका मतलब एक ही है कि जिसके हाथ में पुलिस प्रशासन है वो कुछ नहीं कर सकता। भीम अफजल साहब, कांग्रेस अपने तौर पर इसको किस रूप में देखती है? चूंकि कांग्रेस को समर्थन समाजवादी पार्टी देती रही उस पूरे पीरियड में। आपका बड़ा बुनियादी पॉइंट था जी। हाँ, तो हमने उसके खिलाफ हमेशा पूरे जितनी हमारी ताकत थी हमने उसके खिलाफ आवाज उठाई। सेंटर से जो मदद दे सकते थे वो दी, लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। दूसरी बात यह है कि सिर्फ फर्क जरा सा समझ लीजिए। आपने बुनियादी सवाल किया वाराणसी का कि क्यों वहां से मोदी जी चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं बहुत 1-2 जुमलों में आपको बताना चाहता हूं क्यों लड़ना चाहते हैं। वो केरला से भी लड़ सकते हैं, पूरे देश में उनकी लहर है। वो कर्नाटक से भी लड़ सकते हैं, महाराष्ट्र में तो उनकी अच्छी सीटें हैं, वहां से भी लड़ सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश क्यों और वाराणसी क्यों? चूंकि ये रिलीजियस सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ सवाल है, और वो जो आप बात कह रहा हो कि पोलराइजेशन की राजनीति को, ये विकास का तो सिर्फ नारा है। असल मुद्दा वही है भारतीय जनता पार्टी का जिस पर वो खेलती आई है। उनका असल मुद्दा है कि वाराणसी के नाम पर, उत्तर प्रदेश के नाम पर जहां दंगे होते हैं, जहां 4 मुजफ्फरनगर के अंदर आरोपियों को ये गार्लैंडिंग करते हैं, उनको फूल पहनाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनको टिकट देने की बात हो रही है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है। नहीं, भीम अफजल साहब एक चीज जोड़ दीजिए जरा सा। क्या भावनाओं के उभार से वोटर प्रभावित हो जाता है? जी, देखिए, मेरा ये मानना है कि पॉलिटिकल लोगों और पॉलिटिकल पार्टीज कभी कभी ऐसा करती हैं तो आम जनता जो है, गरीब लोग जो हैं, वो कभी कभी प्रभावित होते हैं। इससे इनकार नहीं करते। भदौरिया साहब, अब इस सवाल को हम 1 मिनट, बीएसपी क्या सोचती है कि क्या ये जो ध्रुवीकरण होगा या जो लाइन खींची जा रही है, जिस कॉमनल बहुत साफ तौर पे लकीरें खींचने की कोशिश हो रही है, क्या इसी लकीर को गाढ़ा करने के लिए ही मोदी पहुंच रहे हैं? ये मान रहे हैं आप भी क्या? देखिए, जब गुजरात के अंदर 2002 में दंगे हुए उस समय मोदी मुख्यमंत्री थे, और मुलायम सिंह आज उनके पुत्र और मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश चला रहे हैं, तो वहां पे भी वही हाल है। तो इसलिए ये जो मैंने शुरू में भी कहा और मैं दोहराना चाहता हूं कि ये जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश इन दोनों ताकतों की है, पर उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता अब सावधान है। 20 वर्ष के अतीत ने उन्हें सिखाया है, और वो इनके तमाम कोशिशों के बावजूद, ये जो मिली भगत है, जो फिक्स मैच है, जिसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है पहले भी, इसको पहचानते हैं। और एक चीज और मैं कह दूं कि इनके बीजेपी के अंदर भी तमाम टकराव है। आप जानते हैं, जोशी, ये काशी है जोशी की, और कुछ कहते हैं काशी है मोदी की, और दूसरी तरफ वो कहते हैं, टंडन जी कह रहे हैं कि हमारा है लखनऊ, हम छोड़ेंगे नहीं, हमारा जन्म भी हुआ और अंत भी हम यही करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना टकराव है, और इस टकराव के अंदर ये मोदी जी आ रहे हैं। हम इसका जवाब ले लेते हैं। एक मिनट, भदौरिया साहब, आपने जिक्र किया, आप जो जिक्र कर रहे हैं, सुधांशु मित्तल जी, एक बात सामने निकल कर आ रही है बहुत साफ तौर पे, तुष्टीकरण की पॉलिसी चाहे कांग्रेस अपनाए, समाजवादी अपनाए या कोई अपनाए, लेकिन बीजेपी की लकीर, उस पर जरा खड़े होकर ईमानदारी से बात की जाए। क्या बीजेपी इस लकीर को मोटा करना चाहती है कि समाज में वोटरों का ध्रुवीकरण हो जाए? पुण्य जी, मैं चाहूंगा कि मेरी बात करने का मौका पूरा बोलिए, क्योंकि बीच में टोक के आप जो है उसको भटका देते हैं, ठीक नहीं होता है। अब बात हो रही है कि ध्रुवीकरण की राजनीति तो ये कर रहे हैं और लकीर हम गाड़ी कर रहे हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कद्दावर नेता का एक बयान बताइए जिसमें सांप्रदायिकता की आपको बू आती हो। हमारा बयान क्या है? हम विकास के लिए लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार के लिए लड़ेंगे,
भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, हम जो है हम कुशासन के खिलाफ लड़ेंगे, हम लड़ेंगे महंगाई के खिलाफ। हमारे सारे एजेंडा के अंदर राष्ट्रीय हित के एजेंडा, लोगों के हित के एजेंडा और जो इस देश की जनता के मुद्दे हैं, हमारे तो सारी बात उस पर होती है। लेकिन आप बाकियों की भाषा और बाकियों का एजेंडा अपने आप खुद ही देख लीजिए। अभी तक ये सिर्फ सांप्रदायिकता के अलावा कुछ इसलिए नहीं कहते ताकि इससे मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण हो जाए। आपने मदनी जी का बयान देखा था, उनको क्या कहना पड़ा कि कब तक मोदी का खौफ दिखा के आप सोचते हैं कि मुसलमान को गुमराह कर लेंगे और उसका वोट बटोर लेंगे। ये समझते नहीं है हिंदुस्तान बदल चुका है। हिंदुस्तान की जनता अब इन चीजों से भ्रमित नहीं होने वाली है। आप कितनी भी सांप्रदायिक राजनीति कर लीजिए, मैंने कहा ना 176 दंगे करवाए इन्होंने इनके राज में, 12 साल में एक दंगा नहीं हुआ। और हम तो दंगाई हो रहे हैं, हम कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये सेकुलर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अच्छा, इनकी सेकुलर पॉलिटिक्स की परिभाषा है, इनको मुबारक, उसको हम नकारते और हमें उसकी चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, इस समय इस देश की जनता के सामने जो मुद्दे हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे, अर्थव्यवस्था के मुद्दे हैं, युवा शक्ति को नौकरी चाहिए उसके मुद्दे हैं, यहां सुरक्षा के मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे क्यों नहीं बहस होती है? हमें कटघरे में खड़ा करिए ना इन मुद्दों पर। हम लौट रहे हैं ब्रेक के बाद। क्या मुद्दे बदल जाएंगे? जवाब देना चाह रहा हूं। हम नहीं उस पे आ रहे हैं, हम ब्रेक के बाद जरा आ रहे हैं इस पे। क्या वाकई मुद्दे बदल गए हैं, बदल जाएंगे 2014 के चुनाव के मद्देनजर और खासतौर से यूपी में?